नमस्कार आप सभी का और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनम करीम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास बुलेटिन की। देहरादून स्थित भाजपा कार्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए संतुलित और जनहितकारी बजट तैयार किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस बार के बजट में आम जनता के स्वास्थ्य को लेकर विशेष ध्यान दिया गया। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए अहम प्रावधान किए गए, जिससे देश के हर नागरिक को बेहतर सुविधाएं मिल सकेगी। उन्होंने आगे बताया कि बजट पेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला बजट है। बजट के माध्यम से विकास को गति मिलेगी, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में देश और आगे बढ़ेगा। उसमें 2026 में आत्मनिर्भरता, सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता की दिशा में भी मजबूत आधार देने वाला ये बजट है। कर्तव्य भवन में तैयार किया गया यह बजट 3 कर्तव्यों से प्रेरित है। 3 प्रकार के कर्तव्य इसमें प्रेरित किए गए हैं। पहला कर्तव्य है कि उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने तथा वैश्विक उथल पुथल के प्रदेश में लचीलापन लाकर आर्थिक विकास को तेज करना और साथ ही उसकी गति को बनाए रखना। दूसरा कर्तव्य भारत की समृद्धि के पथ पर सशक्त साझेदार बनाने के लिए लोगों की आकांक्षाएं पूरी करना और उनकी क्षमता बढ़ाना। और तीसरा जो प्रमुख कर्तव्य है, सरकार सबका साथ सबका विकास के दृष्टिकोण के अनुकूल सभी को इस बजट में साथ लेकर सभी का विकास सुनिश्चित हो ये करना और सार्थक भागीदारी के लिए प्रत्येक परिवार, समुदाय और क्षेत्र की संसाधनों, सुविधाओं और अवसरों की उपलब्धता हो। इस बजट में वित्तीय अनुशासन के संतुलन का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें फिजिकल डिसिप्लिन बनाए रखते हुए पूंजीगत निवेश को प्राथमिकता दी गई है। बजट में उत्पादन के जो विस्तार, नई रणनीतिक क्षेत्रों में निवेश और जो पारंपरिक रूप से चलने वाले उद्योग हैं उनके पुनर्जीवन के माध्यम से अर्थव्यवस्था को नई दिशा और नई गति देने की स्पष्ट सोच दिखाई देती है। सचिवालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई सारे बैठकों की बात करी है। समीक्षा करते हुए राज्य की कानून व्यवस्था, प्रशासनिक कार्य प्रणाली, सुरक्षा व्यवस्था, पर्यटन प्रबंधन, राजस्व, नशा मुक्ति, आयोजन, कारागार सुधार एवं जन शिकायत निवारण से जुड़े हर मुद्दे पर बात करी है। आपको ये भी बता दें कि उन्होंने विषयों पर गहन समीक्षा की है। बैठक में मुख्य सचिव सहित सभी जिलों के जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस एवं प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था, प्रशासनिक कार्यशैली और जन सेवा को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि पुलिस और प्रशासन का प्रत्येक विभाग आम जनमानस के प्रति संवेदनशील, उत्तरदायी और परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण के साथ कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में फिल्म जलभूमि के पोस्टर पर विधिवत विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने फिल्म के निर्माता निर्देशक के राम नेगी एवं पूरे फिल्म टीम को शुभकामनाएं एवं बधाई दी। उल्लेखनीय है कि ये फिल्म 6 फरवरी को रिलीज होने जा रही है। सीएम ने कहा कि जलभूमि जैसी फिल्में समाज से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करती है और सिनेमा के माध्यम से सामाजिक सरोकारों को मजबूती मिलती है। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड प्राकृतिक सौंदर्य, विविध भौगोलिक परिस्थितियां और सांस्कृतिक विरासत और शांत वातावरण के कारण फिल्म निर्माण के लिए एक आदर्श राज्य के रूप में उभर रहा है। राज्य सरकार फिल्म उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। ऊधम सिंह नगर के नानागमता में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने वीबीजी रामजी योजना जन जागरण जिला सम्मेलन में हिस्सा लिया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रेखा आर्य ने कहा कि मनरेगा के मुकाबले ये योजना हर तरीके से बेहतर है
और इसे 20 साल के अनुभव से मिली सीख के आधार पर तैयार किया गया है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ इसलिए इस योजना की आलोचना कर रही है क्योंकि राम के नाम से उनका विरोध बहुत पुराना है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि 100 के बजाय अब 125 दिन रोजगार की गारंटी, रोजगार न मिलने की स्थिति में भत्ता देने और साप्ताहिक डिजिटल भुगतान जैसे प्रावधान इस योजना को श्रमिकों के लिए बेहतर बनाते हैं। जी राम जी का जो योजना है, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने मनरेगा को एक नए स्वरूप में और एक नई व्यवस्था में और एक अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके, एक ग्रामीण जो है गरीब ग्रामीण कैसे सशक्त हो सके, उसे किस प्रकार से रोजगार परक गारंटी उसे प्राप्त हो सके, प्लस यदि उसे 125 दिनों का रोजगार जो भारत सरकार दे रही है, यदि उसमें कोई विलंब हो जाए तो उसका बेरोजगारी भत्ता उसे मिले। ये सारी व्यवस्थाओं को लेकर जो है वीबीजी राम जी योजना जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए ग्रामीण को समर्पित करी है। मैं मानती हूँ कि योजना अपने आप में बहुत कारगर है। 2047 को यदि हम विकसित भारत के रूप में देखना चाहते हैं तो स्वाभाविक रूप से एक विकसित पंचायत जब होगी तभी जाके जो है विकसित भारत की जो हमारा संकल्प है, हमारी कल्पना है, वो पूर्ण होगी। तो उस दिशा में ये बहुत मजबूत कदम है जिसका कि हम सब लोगों ने बहुत स्वागत किया है। लेकिन दुर्भाग्यवश से कांग्रेस कई मायनों में जो है इस योजना की आलोचना कर रही है, और जहां तक मैं समझती हूँ कि उनकी आलोचनाओं को यदि सुना जाए तो उनके आलोचनाओं में कोई बिंदु, कोई क्लॉज पे उनकी कोई आलोचना नहीं है। उनकी सारी आलोचना जो है वीबीजी राम जी के नाम पर उनकी। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने केंद्र सरकार के आम बजट की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट विकसित भारत 2047 के संकल्प का स्पष्ट रोड मैप है। इस बजट पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इसमें युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों सहित समाज के हर वर्ग के उत्थान का ध्यान रखा गया है और उनके लिए ठोस प्रावधान किए गए हैं। मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि उत्तराखंड जैसे पर्यटन प्रदेश के लिए ये बजट विकास को नई रफ्तार देगा क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों और छोटे छोटे पर्यटन स्थलों की विकसित करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने आपदा प्रबंधन, लखपति दीदी जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए बताया कि इस बजट में ये स्पष्ट झलकता है कि विकसित भारत के संकल्प में उत्तराखंड की सहभागिता सुनिश्चित होगी। ये प्रदेश विकसित उत्तराखंड की दिशा में आगे बढ़ेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो आम बजट प्रस्तुत किया गया है, वो जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत का संकल्प है कि 2047 तक भारत विश्व का सबसे शक्तिशाली देश होगा, विकसित देश होगा, उसका एक रोड मैप है। और इसके तहत समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए प्राविधान किया गया है। हम युवाओं की बात करें, हम महिलाओं की बात करें, हम किसानों की बात करें, हम गरीबों की बात करें, हर वर्ग का इसमें ध्यान रखा गया है। उनके उत्थान के लिए इसमें बजट में प्राविधान किया गया है। अगर हम उत्तराखंड राज्य के परिदृश्य से बजट की बात करें, उत्तराखंड राज्य के विकास को रफ्तार मिलने वाली है, ऐसा इस बजट में प्राविधान है। क्योंकि हमारा प्रदेश पर्यटक प्रदेश है और पर्यटन यहाँ पर बढ़े, इसको लेकर के जिस तरह से पर्वतीय ट्रेल्स की बजट में प्राविधान किया गया है, यहाँ पे जो हमारे छोटे छोटे पर्यटक स्थल हैं जो अपार सौंदर्यता से भरे हैं, उनको विकसित करने के लिए इसमें प्राविधान किया गया है। इसके साथ ही चाहे आपदा की बात करें, चाहे अन्य हम लखपति दीदी की बात करें, उत्तराखंड राज्य के लिहाज से ये बजट उत्तराखंड राज्य को विकसित भारत का जो संकल्प है, विकसित भारत के संकल्प में उत्तराखंड राज्य की भी सहभागिता होगी, उत्तराखंड राज्य भी विकसित उत्तराखंड बनेगा, इसमें इस बजट में स्पष्ट दर्शाया गया है।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने उत्तराखंड के कोटद्वार निवासी दीपक को भारत का हीरो बताया और दीपक के साथ खड़े होने की बात कही है, जिसके बाद राजनीति में भी तेज हो गई है। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कोटद्वार के पूर्व विधायक हरक सिंह रावत ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को फर्जी करार देते हुए कहा कि ये लोग बीजेपी के नहीं बल्कि दलाली करने वाले फर्जी लोग हैं, जो कोटद्वार का माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। देखिए, भाजपा जगह जगह उन पे आज जिस तरह भ्रष्टाचार में डूब गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उससे लोगों को भटकाने के लिए वो कुछ न कुछ बहाने ढूंढ रही है। कोटद्वार में इतना भाईचारा है, मैं आज आपको बता रहा हूं, कोटद्वार के इतना भाईचारा है। कोटद्वार में 5 साल भाजपा से विधायक रहा हूं। मेरे पे मुस्लिम बहनें आती थी, उनकी भी मैं उतनी मदद करता था जितनी हिंदू बहनों की मदद करता था। बेटियों की फीस, मैंने मुस्लिम बेटियों की फीस जमा करी। और कोटद्वार में मैं आज आप बता दूं, 80% मुस्लिम बहनों को, मुस्लिम भाइयों को गढ़वाली आती है। मैं आपको, वो गढ़वाली में बात करते हैं, मंदिर में जाते हैं, हिंदू रीति रिवाजों की सम्मान करते हैं, कि वहां गढ़वाली ऐसा माहौल है। वहां का बनिया भी गढ़वाली बोलता है, वहां का पंजाबी भी गढ़वाली बोलता है, जो 50 साल से कोटद्वार में रह रहा है। उस माहौल को तुम जानबूझ के खराब कर रहे हो। क्यों कर रहे हो भाई? क्यों? इसको हमारे उत्तराखंड में कभी दंगे नहीं हुए, कभी नहीं हुए। मुरादाबाद में हुए, मेरठ में हुए, बरेली में हुए, दूसरे प्रदेशों में हुए, लेकिन उत्तराखंड में कभी नहीं हुए थे। ये जानबूझ कर अपनी वोट की राजनीति के लिए, अपने लाभ के लिए क्यों उत्तराखंड के माहौल को खराब कर रहे हो? मैं हाथ जोड़ के भाजपा के तथाकथित लोगों से, जो भाजपा के भी नहीं है, मैं जानता हूं ना भाजपा का कौन है कौन नहीं है, कहां है वो भाजपा के? कुछ नहीं है, वो सब फर्जी है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं ENB न्यूज। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में श्रमिक परीक्षण कार्यक्रमों को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाने के लिए एक नया पोर्टल शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रमिक परीक्षण प्रबंधन प्रणाली यानी TMS का शुभारंभ किया है। ये पोर्टल पंजीकृत श्रमिकों और उनके परिवारों के कौशल विकास को प्रभावी और तकनीकी रूप से बेहतर बनाने में मदद करेगा। CM धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कौशल परीक्षण के बाद श्रमिकों के सर्वांगीण विकास पर काम किया जाए और स्थानीय उद्यमियों से नियमित फीडबैक लिया जाए ताकि रोजगार से बेहतर जुड़ाव हो सके। हर साल लाखों सैलानी उत्तराखंड का रुख करते हैं, जिनमें तीर्थ यात्रियों और प्रगति प्रेमी दोनों शामिल होते हैं। उत्तराखंड वन विभाग का इको टूरिज्म डिपार्टमेंट इन सैलानियों और पर्यटकों का स्वागत करने के लिए नए छुपे हुए स्थानों को सामने लाने का काम कर रही है। इसके लिए पूरी कार्य योजना तैयार की जा चुकी है और जल्द ही इन योजनाओं का पर्यटकों के लिए खोलने का योजना है। आपको बता दें, इन स्थानों को जल्द ही खोला जाएगा। यह कदम राज्य के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। टूरिस्ट आए और किस तरीके से वो आगे बढ़े प्रदेश। इसमें जो हमारा जहाँ पे लो फुटफॉल जिस एरिया में है और काफ़ी एरिया ऐसे बहुत ही सुंदर एरिया है, उस एरिया में अगर टूरिस्ट का फुटफॉल बढ़ता है, क्योंकि बाकी जो हमारा पॉपुलर डेस्टिनेशन है इसमें ऑलरेडी टूरिस्ट काफ़ी संख्या में आते हैं, जिसकी वजह से उसका दूसरा कुप्रभाव भी देखने को सामने आया है। ट्रैफिक जाम से लेके कूड़ा प्रबंधन से लेके काफ़ी सारा इश्यूज है उसमें। तो इसीलिए हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पे जो अननोन डेस्टिनेशन है। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग ने पूर्व उपाध्यक्ष और भाजपा नेता मजहर नई नवाब ने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए आम बजट की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये बजट संतुलित है और समाज के सभी वर्गों के हितों का ख्याल रखा गया है। बजट में गरीब, किसान, युवा, महिला, मध्यम वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस बजट से उत्तराखंड के विकास को नई गति मिलेगी और पर्यटन, सड़क, रेल और आधारभूत सुविधाओं में सुधार होगा।
देखिए, देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और देश की वित्त मंत्री द्वारा जो बजट पेश किया गया है, और उस बजट में सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, जिस तरीके से देश की आर्थिक स्थिति को भी मजबूती मिले और देश में महंगाई को कंट्रोल करना है, इस बजट में इसका भी पूरा ध्यान रखा गया है। और रक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके से बजट बढ़ाया है देश की सुरक्षा को लेकर के, और हमारे जो सैनिक हैं देश की सुरक्षा में लगे हैं, उनका भी ख्याल रखा गया है। इसके अलावा आम गरीब कल्याणकारी योजनाओं में जो अल्पसंख्यक से संबंधित योजनाएं हैं, सबसे पहला बजट ये ऐसा है जिसमें अल्पसंख्यक कल्याण निधि को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और उसकी भी बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा उत्तराखंड जिस तरीके से लगातार प्रगति की ओर बढ़ रहा है, तरक्की की ओर बढ़ रहा है, यहाँ का विकास हो रहा है, यहाँ के युवाओं का भी ध्यान रखा गया है। और इस बजट में सबसे बड़ी चीज जो महिलाओं का विशेष ध्यान पूरे भारत में। भाजपा की धामी सरकार की विफलताओं के खिलाफ कांग्रेस 16 फरवरी को राज्यपाल आवास का घेराव करेगी। इसको लेकर चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हरक सिंह रावत, चुनाव संचालन के अध्यक्ष प्रीतम सिंह और वरिष्ठ कांग्रेस नेता गोविंद सिंह कुंजवाल ने पार्टी के प्रकोष्ठों के अध्यक्षों और गढ़वाल मंडल के जिलाध्यक्षों के साथ बैठक की। बैठक में राज्यपाल आवास घेराव के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की गई और इसे सफल बनाने के लिए जिम्मेदारियां तय की गई है। प्रीतम सिंह ने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार, महिला अपराध और कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर ये निर्णय लिया गया है। देखिए, 16 फरवरी को कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि हम राज्यपाल आवास कूच करने का काम करेंगे, और उसी परिप्रेक्ष्य में आज जो हमारे आंशुवानिक संगठन है उनकी बैठक थी, गढ़वाल मंडल के जिला और महानगर अध्यक्षों की बैठक थी। इसमें हमने अपने साथियों से आग्रह किया है कि 16 तारीख को जो राज्यपाल आवास घेराव है उसमें अधिक से अधिक संख्या में। खटीमा विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन काबड़ी ने थाना इनकैया क्षेत्र में खड़ी फसल को रौंदने और दूसरे पक्ष को कब्जा दिलाने के मामले में प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कपाड़ी ने कहा कि प्रशासन की मौजूदगी में बिना नंबर प्लेट के दर्जनों ट्रैक्टर से फसल पर ट्रैक्टर चलाना बेहद गंभीर मामला है। उन्होंने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है और कहा कि ये घटना सीएम धामी के गांव से केवल 500 मीटर की दूरी पर हुई है, जिससे क्षेत्र में भय का माहौल है। चंदैया में तलवार फार्म की खड़ी फसल को 125 एकड़ को जोत दिया जाता है, जिसका एक हिस्सा माननीय मुख्यमंत्री जी की ग्राम सभा नगरा तराई में और माननीय मुख्यमंत्री जी के घर से 500 मीटर दूरी पर है। सारे खटीमा क्षेत्र के लोग जानते हैं कि तलवार फार्म को लंबे समय से 60-70 सालों से किरण तलवार जी और उनका परिवार जोत रहा है और उनका इस तराई के विकास में बड़ा योगदान है और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी है उनके परिवार से। वो पिछले 3 पीढ़ियों से उसे जोत रहे हैं। उनकी 125 एकड़ फसल को दिन दहाड़े बिना नंबर के ट्रैक्टरों से जोत दिया जाता है। पुलिस और प्रशासन, तहसील प्रशासन की उपस्थिति में बिना नंबर के कि ऋषिकेश में वन भूमि प्रकरण को लेकर हजारों लोग सड़क पर उतर आए हैं। शिवाजी नगर, मीरा नगर और अमित ग्राम के निवासी बापूग्राम बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले एकता का परिचय देते हुए ऋषिकेश बचाओ संघर्ष रैली में शामिल हुए। रैली में 15,000 से अधिक लोग शामिल हुए और सरकार से वन भूमि प्रकरण में डिफॉरेस्ट का प्रस्ताव पास कर केंद्र को भेजने या क्षेत्र को राजस्व ग्राम घोषित करने की मांग की। रैली का समापन तहसील परिसर में ज्ञापन सौंपने के साथ हुआ।
सरकार को इतिहास से सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी रोजी रोटी और मकान की लड़ाई भी है और तानाशाही के विरुद्ध भी है तो एक नई क्रांति का उदय हुआ है। तो ये क्रांति की शुरुआत है। अगर सरकार नहीं चेतती है तो ये सरकार के लिए बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश से? मैं ये समझता हूँ कि कम से कम 1 लाख लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश से प्रभावित है और इसलिए आज कम से कम 25,000-30,000 लोग आज यहाँ पे जमीन पर सड़कों पर उतर चुके हैं। क्या मांग हो रही है यहाँ पर? हमारी एक ही मांग है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुमका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रस्तुत 2026-27 के बजट को सराहना की। उन्होंने कहा कि ये बजट आत्मनिर्भरता, समावेशी विकास और आर्थिक अनुशासन का संतुलन उदाहरण है। दुमका ने बताया कि ये बजट दूरदर्शी सोच पर आधारित है, जिसमें संचार, रोजगार सृजन, आत्मनिर्भर भारत, तकनीकी सशक्तिकरण, कृषि और किसानों को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने ये भी बताया कि उत्तराखंड के विकास में ये बजट मील का पत्थर साबित होगा और राज्य की समृद्धि में अहम योगदान करेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा आज पेश किया गया बजट माननीय नरेंद्र मोदी जी और एनडीए सरकार का जो लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत और शीघ्र ही विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था, उसको पूरा करने के लिए सारे इसमें प्रावधान किए गए हैं। और बजट जो है, कोई भी बजट तब तक अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं करता जब तक वह देश के आम आदमी, समाज के प्रत्येक वर्ग, चाहे वो महिला या छात्र या वनवासी, आदिवासी, बैकवर्ड या अल्पसंख्यक, जो भी किसान, मजदूर, उनको कुछ न कुछ उनकी चिंता नहीं करता। यह बजट इन सब की चिंता करने वाला है। साथ ही साथ देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को और अधिक मजबूत करने के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुलभ बनाने के लिए और देश के प्रत्येक वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के लिए है। मैं इस बजट को 100% की शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि देश की जनता के विकास के और विरासत के साथ आगे के लक्ष्य पूरा करने में यह सफल होगा। जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी की एनडीए की सरकार देश में बनी है, तब से लगातार रक्षा के मामले में 2 प्रयास हो रहे हैं। एक तो रक्षा उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर होना और दूसरा देश को अत्यंत सुसज्जित सेना के रूप में बनाना। जब सुसज्जित सेना के रूप में बनाएंगे तो निश्चित रूप से। बढ़ते अगली खबर की और कोटद्वार में एक दुकान के नाम को लेकर विवाद अब पुलिस कार्रवाई और सियासी बयानबाजी तक पहुंच गया। इस मामले में कोटद्वार पुलिस ने 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने कहा कि किसी भी कानून व्यवस्था बिगाड़ने की इजाजत नहीं है। वहीं दुकानदार वकील अहमद को शिकायत पर 2 नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि युवकों ने दुकान का नाम बदलने की धमकी दी और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया। पुलिस ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयानबाजी को लेकर भी हिदायत दी है। तो सभी से मेरा निवेदन है कि इस तरह से किसी भी तरह के बहकाव में ना आए और शांति व्यवस्था बनाए रखें और किसी को भी मतलब इस तरह से गलत तथ्यों को प्रसारित करने का कोई अधिकार नहीं है। और हम लोग सोशल मीडिया पर भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ऐसे जो भी लोग गलत तथ्यों को करेंगे और जिससे फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।